हेलो एवरीवन, मेरा नाम अंकुर है और मैं यहाँ पे आप सबके साथ यहाँ पे इंडियन पॉलिटी के डिस्कशन के लिए आया हूँ, क्योंकि अभी हाल ही में आपका यूपी ट्रिपल एस सी जेई का पेपर आने वाला है। तो हम और हमारे साथी लोग सोच रहे हैं कि आपके लिए एक छोटा सा इंडियन पॉलिटी का क्या कहते हैं कोर्स लेके आए। और हम सोच रहे हैं उसे जल्दी जल्दी ख़त्म भी किया जाए, ताकि आप लोग समय से रहते रिवीजन भी कर सकें और उसको थोड़ा डीप में भी पढ़ा जाए, ताकि आप लोग के लिए एग्ज़ाम में भी कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो अ, थोड़ा डीप उससे आए, क्योंकि आजकल थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया है। थोड़े चीज़ें क्या कहते हैं थोड़ा अलग से भी पूछ रहे हैं पेपरों में, और कई बार तो ऐसा हो रहा है कि कुछ सब्जेक्ट दिखाई भी नहीं दे रहे हैं पेपर में। तो हमें ये करना है कि थोड़ा उसको हट के भी पढ़ना है, जो ऐसा नहीं है कि वही चीज़ें पढ़नी है कि जो पहले से रिपीटेड हर एग्ज़ाम में पूछा जा रहा था। एग्ज़ाम एजेंसी चेंज हुई हैं, तो हमें उसको भी देखते हुए कुछ चीज़ें ध्यान में रख के इसको पढ़ना है। ठीक है। तो अगर हम इंडियन पॉलिटी को, जैसे कि मैं यहाँ पे जिस लिए आया हूँ यहाँ पे पढ़ाने के लिए, तो मेरा काम है कि सिर्फ इंडियन पॉलिटी पे अभी मैं स्टार्ट में फोकस कर रहा हूँ। तो आप लोग को मेरा काम है उसे जल्दी जल्दी इसको ख़त्म भी कर देना, और क्या कहते हैं आपको सही से उसके बारे में सब चीज़ें बता भी देना, और उसको थोड़ा डीप में भी पढ़ाना, ताकि आप लोग और भी चीज़ों को देख सकें और थोड़ा उसको कनेक्ट करना। पहले से भी सिर्फ यही नहीं कि हमें कुछ आर्टिकल और कुछ चीज़ों के बस बैकग्राउंड के बारे में पता चल जाए और वहाँ जाके हमें क्वेश्चन कर दें। हमें उसके लिए थोड़ा उसका बैकग्राउंड और भी जानना जरूरी है कि वो सब कहाँ से आई हैं चीज़ें, और कैसे चीज़ें काम करती हैं, कैसे हमारे आर्टिकल्स एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन क्या है कि ये कई सालों का इवेंट्स का एक कलेक्शन है, जिसके थ्रू हम लोग हमारे जो वो थे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे, जो कि हमारे फोरफादर थे, और क्या कहते हैं हमारे जितने भी फ्रीडम फाइटर्स थे, जिन लोगों ने इसको बनाने में सबने मदद की, सबकी हेल्प हुई है। तो हमें ये देखना है कि हम इवेंट्स को लेकर उन लोगों ने ध्यान रख के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, क्योंकि एग्जाम्स में आजकल कई पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम ज़्यादा टाइम नहीं बर्बाद करेंगे और स्टार्ट करते हैं इंडियन पॉलिटी के उसको टॉपिक से चालू करते हैं। और शुरू में थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्योंकि हमें इंडियन पॉलिटी अगर 1947 में अगर देखें, तो उससे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि इसकी सबकी शुरुआत कहाँ से हुई। ये लॉज, ये लीगल, और क्या कहते हैं ये कानूनी व्यवस्थाएं, ये कहाँ से चालू हुई, ये सब शब्द कहाँ आए। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में जाते हैं, और इसको बिल्कुल समय नहीं लिया जाएगा, बस इसको थोड़ा थोड़ा करके आपको जल्दी से बता दिया जाएगा, ताकि आपको मेन पॉलिटिकल पोर्शन को जल्दी चालू किया जा सके। तो ठीक है, हम चलते हैं और देखते हैं कि कैसे चीजें चालू हुई। ठीक है, तो हमें पहले इसको देखना है कि हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है इसका। ठीक है, तो पहले इसको हम दो पार्ट में देख सकते हैं, और इस दो पार्ट के देखने से पहले हम ये भी बताना चाहेंगे कि ये जो कानूनी व्यवस्था है, क्योंकि हमारे यहाँ तो पुराने समय में मुगलों ने राज किया, और क्या कहते हैं अगर मेडिवल हिस्ट्री की बात करें तो कई सारे अलग अलग रियासतों ने राज किया है, कई सारे अलग अलग धर्म के रूलर्स रहे हैं, और कई कई सारे प्रिंसली स्टेट में हमारा इंडिया जो है वो रूल किया जा रहा था, अलग अलग राजाओं को जा रहा था, जिसमें 500 से ऊपर लोग थे जो कि राजा रहे, और जिन्होंने अपने अपने रूल अपने अपने हिसाब से किए, जनता से कोई मतलब नहीं था, अपने तरीके से सारे काम किए। तो हम ये देखते हैं कि ये सब जो शुरुआत हुई है, इन सब की अगर देखा जाए तो एक तरीके से कि हम देखें कि जब ब्रिटिश यहाँ आए इंडिया में, तो वो ऑलरेडी एक लीगल सिस्टम के थ्रू उनकी यहाँ की चीजें गवर्न हो रही थी। तो हम अगर देखें तो अब जब ब्रिटिश आए यहाँ पे, ब्रिटिश आए यहाँ पे, तो 1600 में आए इंडिया में, जो कि हम सब जानते हैं, ये डेट तो एकदम फेमस है। हर जो भी तैयारी कर रहे हैं, अभी जिसने भी हिस्ट्री या पॉलिटी पढ़ी है उसको ये डेट मालूम है। लेकिन ये ब्रिटिश जो थे ये डायरेक्टली तो आए नहीं थे, ऐसा तो है नहीं कि राजा सीधे आ गए। तो ये क्या थे कि
ये कभी ऐसा नहीं था कि ये बहुत बड़े कोई राज करने वाले वो थे, और ना ही इनका कोई बहुत बड़ा साम्राज्य था। ये बस क्या था कि ये ट्रेड करते थे, क्योंकि इनके यहाँ ऐसा नहीं था कि बहुत क्या कहते हैं, कोई चीज ऐसी उगती नहीं थी। बहुत छोटा आइलैंड आइलैंड नेशन है एक, क्या कहते हैं ये ब्रिटेन। तो ये क्या थे कि ये ट्रेड करते थे, तो ये डायरेक्ट तो आए नहीं थे। इन्होंने एक चार्टर जो था, उस समय की महारानी ने, क्वीन एलिजाबेथ वन ने ईस्ट इंडिया कंपनी को इसको पूरा लिख देते हैं, नहीं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। चार्टर में क्या था कि आपको एशिया में ट्रेड करना है, और जो कि पहले क्या होता ट्रेड होता था सुएज कैनाल के थ्रू। सुएज कैनाल अरब कंट्रोल करते थे, इसलिए अरब जो थे वो सारी चीजें जो कि इंडिया से, इंडोनेशिया से, इधर साउथ एशिया से, साउथ ईस्ट एशिया से लेकर जाते थे मसाले और चीजों के फॉर्म में, और इसको ले जाके वो वहां पे ब्रिटेन में महंगे दामों बेचते थे। लेकिन जब सुएज कैनाल बनी, जो कि क्या कहते हैं आपके इसमें अरब सागर के पास है, उसको जब ये क्रॉस करके आए तो इन्होंने ये देखा कि भाई जो चीजें इन्हें महंगे मिल रही थी वो बहुत सस्ते में यहाँ अवेलेबल थी। तो इन लोगों ने कहा कि हमें इनको एक अधिकार पत्र मिल गया, इनको अधिकार पत्र मिला क्वीन एलिजाबेथ के जरिए, और ये यहाँ पे आके ट्रेड के लिए आ गए। इन्होंने क्या किया कि बहुत सारी फैक्ट्रीज बनाई, और क्या कहते हैं कुछ राजाओं से इनके समझौते हुए कुछ सेटलमेंट्स बनाए छोटे छोटे। वहां पे उन सेटलमेंट्स को बचा के रखने के लिए वहां के लोकल लोगों से, आदिवासियों से, इन सब से, और कुछ इनके भी चोरी और इन सब की वो लूट पाट के उससे इन्होंने एक आर्मी भी अपनी डिप्लॉय की, जो कि प्राइवेट आर्मी थी। उसका वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के उससे नहीं चलती थी, इसका पेमेंट और सब कुछ ये करते थे, क्या कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी करती थी। और आपको देखते देखते लगेगा कि 1630 तक 60% जो इनका वो था ब्रिटिश इंपोर्ट था, ब्रिटिश जो इंपोर्ट था वो क्या था, बंगाल से होने लगा, वो बंगाल से होने लगा ब्रिटिश इंपोर्ट 60% तक। तो 60% का इनका इंपोर्ट बंगाल से है, तो इन्हें लगा कि भाई यहाँ से तो फायदा बहुत है, और यहाँ से इन्होंने नवाबों के जरिए नवाबों को कुछ पैसे देके और सस्ते में, उस समय की अगर देखें तो ये 3000 रुपए, उस समय का 3000 रुपए में ये पूरा वहां का सारा ट्रेड और सेटलमेंट सबका पैसा किराया देते थे, और उसको 50,000 रुपए, उस समय का 50,000 रुपए, आज का तो करोड़ों रुपए हो गया, उसको ये जाके इंपोर्ट करते थे। सिर्फ ना ही ब्रिटिश में नहीं, क्योंकि ऐसा तो था नहीं कि सिर्फ ब्रिटिश में ही चीजों की वो थी, मसाले नहीं थे उनके पास, सिर्फ खाने में वो आलू ज्यादा खाता थे और इस तरह की चीजें थी, और ठंड वहां बहुत पड़ती थी जिसके लिए इनको मसालों की जरूरत पड़ती थी। और सिर्फ वही नहीं थे, उसके बाद फ्रांस था, उसके बाद स्पेन था, सबको अलग कुछ ना कुछ इंपोर्ट की जरूरत थी, जो कि ये यहां से ले जाते थे अगर हम देखें तो। और फिर इन्होंने क्या किया, देखते ही देखते 1690 तक इन्होंने कई सारी फैक्ट्रीज बना ली। कहां पे, बंगाल में फैक्ट्रीज बना ली वहां पे। और उसमें अगर देखें तो ऐसे कई सारे शहर हैं। हुगली थी, हुगली में इन्होंने फैक्ट्री बनाई, बालमसोर में फैक्ट्री बनाई, और इन्होंने पटना में भी बनाया, ऐसे कई जगह बनाया, दो तीन जगह और हैं। और फिर देखते देखते इन्होंने जो वहां पे एक फोर्टिफाइड सिटी भी बना ली। फोर्टिफाइड है मतलब है कि पूरे उसको किले के दीवारों से घेर दिया और फोर्टिफाइड सिटी बना ली, और उसको कहा कि ये कलकत्ता है, उसको वो दिया गया नाम, उसको कलकत्ता का नाम दिया, और वहां से वो लोग ट्रेड करने लगे।
ठीक है। अब जब वहां से वो ट्रेड करने लगे तो ये लोग क्या हुआ कि ये लोग काफी हद तक बहुत स्ट्रांग हो गए थे। इन्होंने जब ये ट्रेड करने लगे तो काफी इनके पास पैसा आया बाहर से, क्योंकि इंडिया को जब सोने की चिड़िया कहा जाता है तो सिर्फ ये नहीं था कि इंडिया में कोई सोना उग रहा था या फिर बहुत बड़ी बड़ी खदानें थी। सोने की चिड़िया का मतलब है कि हम जब ट्रेड करते थे तो उस समय तो कोई ऐसा था नहीं कि एक इंटरनेशनल मनी थी। तो हमें ये लोग जो थे ये हर और भी कॉन्टिनेंट ट्रेड करते थे, तो जो वहां से अफ्रीका से, साउथ अमेरिका से और सेंट्रल अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका से जो सोना चांदी लेकर आते थे वो इंडिया ही लेकर चले जाते थे, क्योंकि यहाँ पे हमारे राजा इनसे कुछ जो भी ट्रेड होता था वो पेमेंट हमेशा सोने चांदी में ही होती थी। इसलिए ये पूरा सोने का भंडार हो चुका था, क्योंकि ये बीच में पड़ता था इंडियन ओशन के और ये सेंटर बन चुका था ईस्ट और वेस्ट का। तो इस तरह से चीजें चालू हुई। अब क्या हुआ कि अगर देखें कि फिर उसके बाद होता है, समय आगे बढ़ता है और सिराजुद्दौला जो राजा बन जाते हैं, वहां के नवाब बन जाते हैं और बहुत छोटे उम्र में नवाब बन गए थे। और जब सिराजुद्दौला नवाब बनते हैं वहां के, और वहां पे क्या कहते हैं, उन्होंने देखा कि इन लोगों को जो राइट्स मिले हैं वहां पे ट्रेड करने के, ये ब्रिटिश जो कर रहे हैं वहां पे बहुत सारा घपला हो रहा है चीजों में, और ये पैसे कम दे रहे हैं, ट्रेड ज्यादा कर रहे हैं और ये जगहों को फैक्ट्रियों में तब्दील कर रहे हैं, किले बना रहे हैं हर जगह पे। कहा कि सिराजुद्दौला ने क्या किया, वहां पे एक फैक्ट्री थी पोर्ट के पास में, कलकत्ता पोर्ट के पास में, उस फैक्ट्री के पास इन्होंने क्या किया कि कब्जा कर लिया और वहां पे एक ट्रेजेडी हो गई, जिसको कहते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी इसमें क्या हुआ था कि जब इन्होंने किले को घेर लिया तो इन्होंने 143 जो ब्रिटिश सिपाही थे, है ना, जो ब्रिटिश और या फिर कह लीजिए ईस्ट इंडिया कंपनी के जो प्राइवेट वो थे, सो कैप्चर कर लिया और उनकी वहां पे डेथ हो गई। तो इसमें इनमें बहुत आक्रोश आ गया। और उसके बाद अगर हम देखें तो उसके बाद और भी कई सारी घटनाएं हुई। और अगर हम देखें तो फिर अगर ये देखा जाए कि सबसे ज्यादा इन्होंने जो जहां से दिखना चालू हुआ कि इनका कंट्रोल आने लगा है चीजों पे, वो तब हुआ जब इन्होंने बैटल ऑफ प्लासी जो कि 1760 में हुई, वहां पे जो कि बंगाल के नवाब थे उनको हरा दिया। और उसमें मीर जाफर वहां पे नवाब थे। डिफीटेड नवाब ऑफ बंगाल, ठीक है, जो कि वहां पे थे मीर जाफर। तो अब जब इन्होंने हरा दिया तो इनका एक सीधा क्या कहते हैं वसूल था कि भाई ये क्या करते थे कि इनको जो भी ये जब किसी से लड़ते थे राजा से, तो जो राजा हारता था उसको ही सारा जितनी हानि इनकी होती, क्षति होती थी, इनके क्या कहते हैं इनके यहाँ डेथ हो जाती थी और जितना भी सबका रिइंबर्समेंट, मतलब सबका पैसा इन्हीं को देना होता था, राजा को जो हारता था। तो उस समय जब हारने के बाद मीर जाफर ने 1760 में इनको 24 परगना की जमींदारी दे दी, क्योंकि उस समय जमींदारी का राइट इनको ही मिलता था नवाब को, क्योंकि मुगल एम्पायर करीबन मतलब ऐसा बड़ा बड़ा देखा जाए तो 16 सूबों में बटा था। तो बंगाल का जो था वो मीर जाफर के पास था और उस समय जमींदारी का काम इन्हीं का रहता था। 24 परगना की जमींदारी इनको दे दी, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि अब यहां पे अगर हम एक चीज को ध्यान दें
अब यहाँ पे जो हुआ, ये जमींदारी का जब मिल जाने के बाद ना, अब इस पे इसका रेवेन्यू प्लस इसके अंदर एक लीगल राइट इसका जो है वो ब्रिटिश के पास आ गया। ठीक है, ब्रिटिश के पास आ गया। अब जब वो चीजें ब्रिटिश के पास आ गई तो वो पूरी तरह से इसको कंट्रोल करने लगे। लेकिन अब ब्रिटिश यहाँ पे रुकने वाले थे नहीं। जब इनको लगा कि इनका यहाँ पे फायदा हो रहा है, जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी गई, हम डायरेक्ट ब्रिटिश भी नहीं कहेंगे ना, क्योंकि ये एक प्राइवेट कंपनी थी, ये हमेशा वहां पे क्या कहते हैं, हमेशा ही इंडिया में आई इसलिए थी कि यहाँ ट्रेड कर सके, मुनाफा कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे इनको रेवेन्यू भी मिल गया, लीगल राइट भी मिल गया। अब ये जिस हिसाब से चाहे, जिस तरह की फसलें चाहें और जैसे भी चाहें इसको उगाते थे। ये यहाँ पे लेबर्स को कंट्रोल करते थे और सारा ही पैसा और रेवेन्यू काम सब यही देखते थे वहां पे। पूरा मतलब समझ लीजिए कि सारा कंट्रोल इन्हीं के हाथ में आ गया था। तो इनको लगा कि भाई जब हम ये कर सकते हैं तो हम और आगे बढ़ के काम करते हैं। तो इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जो लीगल राइट्स इनको मिले थे ट्रेड करने के, जिसको हम लोग कहते हैं दस्तक, दस्तक जो था, जो कि इनको ट्रेड के राइट्स थे, वहां पे बंगाल में, बे ऑफ बंगाल में ट्रेड करने के लिए, उसका ये मिसयूज करने लगे। ये मिसयूज करने लगे। तो इससे क्या हुआ कि वहां पे लोगों को अच्छा नहीं लगा कि भाई वहां पे ना नवाबों को अच्छा लगा, ना उनके और भी जितने एग्जीक्यूटिव थे वहां पे, जो भी उनके और भी रूलिंग एलीट थी, उन्हें ये पसंद नहीं आया कि ये उसका बहुत ज्यादा मिसयूज कर रहे हैं। और ये सिर्फ उस 24 परगना ही नहीं, उसके अगल बगल के क्षेत्रों में भी बहुत नुकसान कर रहे हैं। और इनके ऊपर से इनके फैक्ट्री बनाना, और उसके बाद क्या कहते हैं फैक्टराइजेशन, जैसे कहते हैं कि मतलब किसी शहर का किलादारी उसमें वो कर देना, बना देना, उसको देख वो बहुत बढ़ने लगा और ये बहुत आगे बढ़ने लगे उस चीज से। तो इसके बाद क्या हुआ कि जब इन्होंने इस चीज में हद कर दी, तब भाई फिर बैटल होती है, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर में अगर हम देखें कि नॉर्थ इंडिया के और ईस्ट इंडिया का जो सूबा था, वो जितना भी एरिया था ना बहुत उपजाऊ था, क्योंकि भाई ये हमारे गंगा प्लेन्स में आता था, इंडस गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्रा प्लेन में आता था। तो इसकी वजह से बहुत उपजाऊ होने की वजह से अच्छी खासी फसल, और फसल से तो मतलब अगर हम देखें ना अवध को, तो अवध एक समय पे तो क्या कहते हैं हैदराबाद से भी ज्यादा अमीर हो गया था, क्योंकि इतना उपजाऊ था और हर चीजों में ट्रेड इतनी ज्यादा हो रही थी, बीच में पड़ता था पूरे देश के आने जाने के ट्रेड रूट्स के। तो इसकी वजह से तो वहां बैटल ऑफ बक्सर में क्या होता है कि ब्रिटिश जो हैं, हेक्टर मनरो जो रहते हैं, उनकी लीडरशिप में ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती है, नवाब ऑफ अवध शाह आलम द्वितीय और यहाँ पे मीर कासिम को हरा देती है। ये तीनों एक बार में हार जाते हैं। और इनके हारने के बाद इंडिया का अगर देखा जाए तो 1/3 हिस्सा जो है वो ब्रिटिश के कंट्रोल में आ जाता है। और इनके हारने के बाद क्या होता है कि बैटल ऑफ बक्सर जो है, हारने के बाद क्या होता है कि यहाँ पे ब्रिटिश जान जाते हैं कि हम ये इस कंट्री को, इस जगह को अच्छी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे लोगों में एकता नहीं है। यहाँ पे क्या है कि लोग क्या कहते हैं, लोगों की मिलिट्री कमजोर है, लोग आधुनिक हथियार नहीं यूज करते हैं,
और भी काफी चीजें थी, क्योंकि ये भी एक चीज ब्रिटिश और अच्छे से जानते थे कि ये इन लोगों के अंदर एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल नहीं है, शासन करने का सही तरीका नहीं है, जनता और राजा में कोई कनेक्शन नहीं है। इस चीज को ब्रिटिश जान गए थे यहाँ पे। और आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर अगर हम देखें तो इनका तो पूरा कंट्रोल आ जाता है, यहां से ब्रिटिश जान जाता है कि हम इस कंट्री पे कंट्रोल कर सकते हैं। क्या होता है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, जो कि अगर हम देखें जो कि थी 1764 में, ठीक है। 1764 में क्या होता है कि कंपनी जो है उसको मिल जाता है दीवानी राइट, ठीक है। कंपनी को क्या मिल जाता है आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर, कंपनी को क्या मिल जाता है दीवानी राइट। और ये कहां के लिए मिल जाता है, ये पूरा नॉर्थ बेल्ट जो कि सबसे रिचेस्ट मानी जाती थी, कि भाई जो सबसे ज्यादा उपजाऊ मानी जाती थी हर तरह की खेती के लिए। और क्या कहते हैं जिस और ब्रिटिश जानते थे कि इसको और भी जगह ट्रेड करना बहुत आसान है, इन क्या कहते हैं फसलों को और इस तरह तरीकों को। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझ चुकी थी। तो इन्होंने जब दीवानी राइट्स लिए, और दीवानी राइट्स किसने दिए, नवाब ने दिए, शाह आलम ने दिए अपने, और मीर कासिम को। और मीर कासिम की तो हालत ये हो गई थी कि कहते हैं कि मीर कासिम को तो कोई राज्य भी नहीं मिला, और मीर कासिम को ब्रिटिश ने ये हालत कर दी, वो कलकत्ता की गलियों में मतलब एक ऐसा कहते हैं जैसे भिखारी की तरह घूम रहे थे। उनके पास तो वो भी नहीं था। उनको अगर देखा जाए शाह आलम और नवाब को, अवध के नवाब को सुजाउद्दौला जो थे, सुजाउद्दौला जो थे उनको तो एक पेंशन भी मिल रही थी, लेकिन मीर कासिम को तो मतलब एकदम भिखारियों वाली हालत कर दी थी। वहां पे वो फटे चिटे कपड़े पहन के घूम रहे थे। और दीवानी राइट्स में क्या हुआ कि इन्होंने दो राइट बहुत खतरनाक तरीके से इनको मिल गए। वो थे क्या, रेवेन्यू तो था इनका, हमेशा से मकसद ही रहा है पैसा कमाना। और इसके साथ साथ इनको क्या मिल गया, सिविल जस्टिस का भी राइट मिल गया। आप इसको ध्यान से देखिए, सिविल जस्टिस यहां पे अगर हम देखें तो यहां से जो है चीजें चालू हो जाती है, सिविल जस्टिस। क्योंकि अब ये क्या है, ये लॉज बना सकते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी अपने खुद के लॉज एक खुद की कंट्री बना सकती थी, क्योंकि अब ये अपने आप को यहाँ का रूलर समझने लगे थे। तो इनको क्या था कि यहाँ पे जस्टिस करने का वो मिल गया, राइट मिल गया। अब ये रूल बना सकते थे, दूसरों के पर्सनल लॉ को छेड़ सकते थे अपने हिसाब से, क्योंकि इनको सिर्फ अपने ही उससे मतलब था, अपने ही रूल से मतलब था, अपने ही ट्रेड से मतलब था। तो इसलिए अगर हम देखें कॉन्स्टिट्यूशन के एस्टैब्लिशमेंट, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, तो हमें ये भी देखना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो बैकग्राउंड है लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव, क्योंकि हम देखते हैं ना कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अलग अलग तरीके से बताता है कि कैसे लीगल राइट्स को देना है लोगों को, और कैसे सरकार को एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाए डीपीएसपी के थ्रू एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, और कैसे और भी चीजें फंडामेंटल ड्यूटीज में बताते हैं, फिर फंडामेंटल राइट्स में लीगल राइट्स कैसे मिल रहे हैं लोगों को, इन सबको चीजों को बताते हैं। इसके लिए हमें यह भी जानना जरूरी है कि ये अब ईस्ट इंडिया कंपनी तो यहाँ पे देख रहे हैं कि वो तो बन गई, अब सिविल जस्टिस का वो पा लिया उसने, दीवानी राइट्स पा ली। दीवानी आप जानते हैं ना, जो अपने कोर्ट में सुनते होंगे कि दीवानी होती है, फौजदारी होती है, उस तरह के भी चीजें सुनते होंगे। तो वो यही है, यहाँ पे इनके पास रेवेन्यू था, फौजदारी तो इनकी थी, खुद की फौज थी, उसने इतनी सारी दो बैटल बड़ी बड़ी हरा दी, बड़े बड़े नवाब जो भी कहा जाता है हमारे की इतने अमीर थे उनको। उसके बाद ये सिविल जस्टिस को पा लिया इन्होंने। अब हम देखें, अगर अब हमने जितना भी पॉलिटी पढ़ी, अब हमने जब भी इंडियन पॉलिटी के बारे में हम बात करते हैं, और जब हमें अभी हमने थोड़ा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड इसका सीखा, देखा कि कहां से ये सब चीजें आई, तो हम ये देखें कि जब हम इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करें कि भाई हमने देखा कि कैसे बैटल्स हुई,
और कैसे इन लोगों ने दस्तक को पाया, फिर उसे मिसयूज किया। सिराजुद्दौला जो थे, नवाब थे बंगाल के, शुजाउद्दौला नहीं, सिराजुद्दौला, जो कि छोटी उम्र में जिन्होंने क्या कहते हैं वो किले को कब्जा कर लिया था, और वहां पे 143 ब्रिटिश के जो सोल्जर थे उनको वहां पे सफोकेशन की वजह से, दम घुटने की वजह से मर गए थे, क्योंकि किले में हवा आने की जगह नहीं थी कुछ भी। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें तो हम देखते हैं कि ब्रिटिश इंडिया जो है ना, हमेशा से एक जैसा नहीं रहा है। मतलब ब्रिटिश ने जब भी इंडिया पे जो भी कानून बनाए, रूल किया, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदे में ही रखी, और हमेशा ऐसे नहीं कि रेवेन्यू ही के लिए रूल किया। तो हम उसका अगर हम उसे ध्यान से देखें तो वो क्या है कि ब्रिटिश हमेशा जानते थे, इन्होंने एक चीज आपको समझनी पड़ेगी, जब ब्रिटिश थे ना, ये कहीं पे तलवार के दम पे नहीं राज कर रहे थे। ये जानते थे कि हम जो है लड़ाइयां करके नहीं जीत सकते, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन ज्यादा थी। कितने कितने ब्रिटिश लाते वो लोग शिप से, कितनी ईस्ट इंडिया कंपनी की फोर्सेस होती, ऐसा नहीं था। तो ये जानते थे कि हमें जो है अगर कहीं पे भी रूल करना है, अपने कानून से करना है, और अपने लीगल अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अपने लोग ही कंट्रोल करेंगे जब सारी चीजों को, और भी चीजों को, तभी वहां पे सारा रूल हम कर पाएंगे। क्योंकि जब हम रूल्स को अपने तरफ से बनाए, हम राजाओं के रूल्स के हिसाब से चलेंगे तो हम कभी राज नहीं कर पाएंगे। इसलिए देखिए कि ब्रिटिश जो थे, और अगर हम इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी देखें, या फिर और ब्रिटिश के भी और भी कंपनीज थी, तो ईस्ट इंडिया कंपनी हम सिर्फ एक का वो कह रहे हैं, इन्होंने पूरी दुनिया में राज किया। एक समय तो ये पूरे दुनिया में राज करने वाले हो गए थे। तो हम देखें, ये हमेशा दो चीज में बहुत ध्यान देके, किसको जब भी वो कोई चार्टर या फिर कोई भी क्या कहते हैं आधिपत्र जो है, जो कि किंग देता था जब किसी कंपनी को, तो हमेशा दो चीजों पे दिया जाता था, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, और ये एक दिन में नहीं बना। अगर हम इस चीज को भी देखें, अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देख रहे हैं, तो हम ये भी देखें कि ये एक दिन की कहानी नहीं है इनकी। इन्होंने 1600 से 1947 तक राज किया, मतलब 350 साल राज किया है। तो इन 350 साल में इनमें कई सारे चेंजेस भी आए हैं, जिसको अगर हम देखें तो हम देखते हैं कि एक समय तो ऐसा था कि कंपनी बहुत ताकतवर हो चुकी थी, बहुत ताकतवर हो चुकी थी इंडिया में। इतनी ताकतवर हो चुकी थी कि वो ब्रिटिश जो कॉन्स्टिट्यूशन था, ब्रिटिश का जो पार्लियामेंट था, जो जहां पे राजा का भी, वो पार्लियामेंट ने जो लॉ बना दिया उस पे राजा का भी कंट्रोल नहीं था। क्योंकि ब्रिटिश पार्लियामेंट 1600 के टाइम पे बना, कि पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड 1707 में पूरा ब्रिटेन का बना, पार्लियामेंट ऑफ इंग्लैंड उससे पहले था। लेकिन आप समझ लीजिए कि जो पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन लिखता था उसको लेक्सरेक्स कहते थे। लेक्सरेक्स लिखने की जरूरत नहीं है ये सब, क्योंकि ये सब एज एडिशनल चीज है, हम आगे भी बताएंगे अभी आगे चल के। तो इसे लेक्सरेक्स कहते थे। लेक्सरेक्स का मतलब होता है, ये तो लैटिन वर्ड है एक्सरेक्स, इसको अगर हम ऐसे इंग्लिश में बोले तो इसे कहते हैं किंग ऑफ द किंग्स। ये राजाओं का भी राजा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन है ब्रिटिश का, जिस पार्लियामेंट ने लिखा है। तो ये जो लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल था ना, ये सब वहां की पार्लियामेंट के थ्रू होता था। और ये जो पार्लियामेंट थी, जब कोई चार्टर वो करता था तो उस पार्लियामेंट पास करती थी उस चार्टर को। जब राजा कोई चार्टर पास करता था, जैसे हमारे प्रेसिडेंट कहते हैं कि हमें ये कानून बनाना है, तो उसको फिर संसद में भेजा जाता है और क्या कहते हैं उसको पारित किया जाता है। ऐसे ही वहां पे भी था। तो देखा कि ये जो ईस्ट इंडिया कंपनी है ना, ये उनसे भी ज्यादा पावरफुल हो रही है। ये वहां के ही लोगों को अपने कुछ नहीं समझ रही। तो हम दो तरीके से ब्रिटिश रूल को देखते हैं इंडिया में। अगर हम देखें तो ब्रिटिश ने दो तरीके से रूल किया। एक तो कंपनी का रूल रहा ना, डबल सी, कंपनी का रूल रहा, जो कि था आपका, अगर हम देखें और कंपनी का रूल भी देखें तो कंपनी का रूल ये नहीं कहेंगे कि कंपनी 1600 में ब्रिटिश आए इंडिया में तो कंपनी का रूल बन गया, नहीं। जब ब्रिटिश आए इंडिया में, उसके बाद उन्होंने कम से कम 150 साल तक, 150 साल से ट्रेड का काम किया। ना ही छुटपुट लड़ाई होती थी, वो भी सिर्फ उनके एरिया जो उनको राजा से मिला हुआ था,
और क्या कहते हैं नवाब से मिला हुआ था, और जहां सिर्फ वहां पे ही नहीं, बंगाल में ही नहीं, कलकत्ता आपका मद्रास में, उसके बाद बॉम्बे में, ऐसी अलग अलग इन्होंने फैक्ट्री, सूरत में ऐसे ऐसे करके बनाई हुई थी। तो सिर्फ और इंडियन राजा से नहीं होता था इनका इनका अगर हम देखें इनकी बैटल होती थी तो कभी इनकी डच से होती थी, क्योंकि ऐसे ये अकेले थे नहीं जो कि यूरोप से आए थे। इनसे पहले भी हमारे डैनिश आ चुके, मतलब डेनमार्क के लोग जिन्हें हम डैनिश कहते हैं, और क्या कहते हैं डच जो कि नीदरलैंड वाले, और क्या कहते हैं पोर्चुगीज, ये सब लोग तो पहले आ चुके थे इनसे। लेकिन ये लोग, मैं कह रहा हूं ना, ये लोग क्यों इतनी देर साल रुके, सिर्फ ये दो चीज जानते थे, हमें कंट्रोल करना है, इन माध्यम से कंट्रोल करना है, इससे ताकतवर चीज कुछ नहीं है। आप लड़ाइयां करके कंट्रोल नहीं कर सकते, इनसे बहुत बड़े बड़े साम्राज्य बने और बिखरे, लेकिन ये जिस तरीके से आप कंट्रोल करें पूरी दुनिया को, इतना कंट्रोल कोई नहीं कर पाया, सिर्फ इनके दो कानूनों की चीजों की वजह से, लीगल और एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जानते थे। तो हम अगर कंपनी का रूल देखें तो बैटल ऑफ बक्सर इन्होंने क्या करा, 64 में जीती। 64 के बाद ये समझ गए कि अब ये कंट्रोल है, इनको दीवानी राइट्स मिल गए 65 में, और 65 में दीवानी राइट्स मिलने के बाद इनको अब रेवेन्यू हो गया, सिविल जस्टिस आ गया, समझ रहे, दीवानी राइट्स, अब ये कानून बना सकते हैं, अपनी तरफ से सजा दे सकते हैं किसी को, ये सबका कानून हो गया अपने जहां पे इनका कंट्रोल है। तो उसके बाद ये आए, कंपनी का रूल आया 1773 से, अब ये प्रॉपर सरकार बन चुके थे, तो 1858 तक, 1858 समझ रहे हैं ना, इसके यहीं पे हुआ था, कहते हैं हमारी स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़ाई लड़ी थी 1857 वाली, तो 1858। इसके बाद फिर इनका दूसरा फेज भी आया, जिसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए हम सोच रहे हैं कि इसको दो पार्ट में बनाएं, कंपनी रूल और उसको दोनों को एक साथ रखें ताकि आप लोग इजीली समझ जाएं। क्योंकि ये मेरी पहली वीडियो है तो मैं सोच रहा हूं कि पहले आपको थोड़ा बैकग्राउंड बता दूं। कंपनी रूल और फिर आया क्राउन रूल, मतलब कि जब रानी का रूल आया, ठीक है, हम ये आता कब, 1858 से 1947, समझ। जब हम इसको दो हिस्सों में करके बनाएंगे तो आप भी बहुत आसानी से हर चीज को कनेक्ट भी कर लेंगे कि चीजें कैसे कैसे बनी, कि हमें पढ़ने का अधिकार मिला। तो हमने पढ़ाई कहां से, हमारा मतलब ब्रिटिश कानूनों के तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि आज भी बहुत लोग कंप्लेन करते हैं भाई हम ब्रिटिश के कानून के हिसाब से पढ़ाई कर रहे हैं, वो लोग जो बना के चले गए सिलेबस वैसे कर रहे हैं। तो ये सब क्यों आया, ये सब चीजें क्यों आई, और आज भी लोग उसको क्वेश्चन क्यों उठा रहे हैं, हम इसको सबको एक साथ कनेक्ट करेंगे। तो ये जो हमने अभी सब बताया है बैकग्राउंड में, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को सब क्लियर हुआ होगा। जो भी नहीं क्लियर होगा प्लीज आप बता दीजिएगा, और हम उसको अगली वीडियोस में देखने की कोशिश करेंगे कि हम उसमें क्या क्या और सुधार भी ला सकते हैं, क्योंकि जरूरी नहीं कि हमेशा एकदम परफेक्ट चीजें मैं डिलीवर कर पाऊं। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर पूरी कोशिश करूंगा कि आपको जब एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आए, अगर इन सब बैकग्राउंड से भी क्वेश्चन आता है, क्योंकि ऐसा नहीं कि नहीं आता, आता है, क्वेश्चन आता है, और लोग वहां कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि उन लोगों को लगता है कि भाई क्या कहते हैं सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, जो हमारी असेंबली थी जहां से हमारा संविधान बना, वहीं सब चीज जरूरी नहीं, लेकिन उससे पहले थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन उससे पहले आते हैं, क्योंकि वो मेडिवल और मॉडर्न हिस्ट्री के जो पार्ट है, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ते हैं जब, तो मॉडर्न हिस्ट्री में भी आप उसको थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में जब पढ़ने की वजह से वो एक दूसरे में क्लास होती है, ये नहीं समझ पाते ये हिस्ट्री के पार्ट का क्वेश्चन है कि ये पॉलिटी के पार्ट का क्वेश्चन है। तो जब हम पॉलिटी के पार्ट्स के से बताएंगे चीजों को, तो आप अंतर बता पाओगे कि भैया नहीं ये हिस्ट्री के क्वेश्चन है, ये पॉलिटी क्वेश्चन है। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाई हम लोग यहाँ पे इसको एंड कर रहे हैं, और हम नेक्स्ट वीडियो में आपको दोनों रूल्स, क्राउन और कंपनी रूल में क्या क्या लॉज बने, क्या चेंजेस आए, कैसे क्या कहते हैं हमारा जो भी मूवमेंट्स आए, और कैसे ये क्या कहते हैं हमारे और भी जो जितने लोग थे, क्या कहते हैं मोतीलाल नेहरू हो गए और राजा राममोहन राय हो गए, इनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा चीजों में, हम इसको भी आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन।